अपन इसके पहले जो लेक्चर्स पढ़े थे उस लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा था, तब अपन बात कर रहे थे यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में और किसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर ऑर्निथिन साइकिल की। ऑर्निथिन साइकिल ये जिसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल, या इसी को कहते हैं हम क्रेब हैंसेलिड साइकिल, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल और क्रेब हैंसेलिड साइकिल की अपन बात करते हैं। तो देखो बात करें अगर अपन ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हैंसेलिड साइकिल की, तो ये साइकिल कहां पर रन होती है, ये लिवर में चलती है। जो साइकिल होती है कहां पर चलती है, लिवर सेल्स में, जहां पर क्या किया जाता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया और CO2 बेसिकली वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं CO2 के साथ मिलकर यूरिया में, ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पर कि इस पूरी साइकिल को अगर देखिए अपन कह रहे हैं कहां पर चलती है, लिवर में चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अमोनिया टू अमोनिया प्लस 1 CO2 ये मिलकर बनाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। क्या बनाएंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है वो ऑर्निथिन से मिलता है, ऑर्निथिन से कार्बोमाइल फॉस्फेट मिलेगा और क्या बन जाता है यहाँ पर सिट्रुलिन, ठीक है। ऑर्निथिन से कार्बोमाइल फॉस्फेट मिलकर क्या बना देता है, ये बना देता है सिट्रुलिन। अच्छा यहाँ पर जो है 2 ATP यूज होंगे, 2 ATP जो होते हैं ये यूज होते हैं यहाँ पर, जो ATP में कन्वर्ट होते हैं बाद में, ठीक है। फिर सिट्रुलिन से एस्पार्टेट आकर मिलता है, एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड आकर मिलता है और ये बन जाता है आर्जिनो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर भी एक ATP का यूज होगा, जो एक ATP होगा वो ADP में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सिट्रुलिन इससे एस्पार्टिक एसिड आकर जुड़ा, क्या बन गया, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड। अब आर्जिनो सक्सिनिक एसिड जो होता है ये टूटता है आर्जिनिन में, आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट, आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो ये किसमें टूट गया, आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट क्या हो गया, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने कहा फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। अब ये जो आर्जिनिन है, इस आर्जिनिन से आकर जुड़ेगा वाटर H2 और बनेगा यूरिया, जो कि साइकिल से बाहर निकल जाएगा और आर्जिनिन जो है वो इस चक्र में, इस साइकिल में फिर से दोबारा से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देखो कि हमने अमोनिया और CO2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर यूरिया में कन्वर्ट किया है, हाँ। और अमोनिया CO2 और तीसरा चीज आकर यहाँ क्या मिली, एस्पार्टिक एसिड भी आकर मिला और इसकी हेल्प से हमने क्या बना दिया, यहाँ पर इसकी हेल्प से हमने यूरिया बना दिया, जो यूरिया जो है जो हमारी यूरिन के साथ, मूत्र के साथ जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये यूरिया साइकिल चलती है। कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया होता है वो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्सन अगर बात करें, ठीक है, तो वो कहां पर होता है, वो लिवर में होता है। फिर इस यूरिया को निकालने का काम किसका है, तो यूरिया को निकालने का काम किडनी का होता है, ठीक है। यूरिया जो निकालते हैं ब्लड से वो किडनी का काम है, पर बनाना किसका काम है, लिवर का। अच्छा इसमें चलिए एक बात करें, अगर लिवर को निकाल दिया जाए, अगर लिवर को निकाल दिया जाए, जब अगर लिवर को निकाल दिया जाए, ये कह सकते हैं कि लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अगर लिवर या यकृत सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ब्लड में अमोनिया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा अमोनिया बढ़े, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, लिवर या यकृत। अब हमने कहा कि लिवर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं बचा, तो ब्लड में अमोनिया बढ़ने लगेगा, है ना, और यूरिया कम होने लगेगा, तो यूरिया तो बन ही रहा ना। और अगर इसी तरह से कैसे, अगर बोले किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी का काम क्या है, उस यूरिया को निकालना। अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो ब्लड में क्या बढ़ेगा, फिर उस केस में ब्लड में यूरिया बढ़ेगा। मतलब अगर ब्लड में अमोनिया बढ़ा हुआ है इसका मतलब लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और अगर ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है इसका मतलब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या हम बोल सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, इसकी बात अपन करते हैं। तो चलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करें तो सबसे पहले वैसे तो अपन क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको भी देख सकते हैं। किडनी होती है भाई, ठीक है, किडनीज होती है यहाँ पर, राइट लेफ्ट। किडनी किसमें ओपन होगी, यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रू यूरेटर। यहाँ से यूरेटर आता है किडनी से यूरिन को लेकर, इस तरीके से ये यूरेटर आएगा और यूरेटर किसमें खुल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, या जिसको मूत्राशय कहते हैं। तो ये तो हो गई किडनी, ये हो गया यूरेटर या जिसको क्या बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तीसरा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, या यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं हम, मूत्राशय। इसके बाद क्या हो गया, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं मूत्रनाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें सबसे पहले अपन मुख्य अंग की बात करेंगे जो कि क्या है, जो कि है किडनी। तो सबसे पहले अपन बात किसके बारे में करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं किडनी के बारे में। भाई किडनी का साइज क्या होता है, साइज 10 to 12 सेंटीमीटर इंटू 5 to 7 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है, लंबाई है, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। तो इसका वेट कितना होता है भाई, एक किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम ईच, ठीक है ना। हर एक किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम के आसपास। अच्छा किडनी जो होती है वो बॉडी वॉल के पीछे, यहाँ पृष्ठीय भाग से, ये वाले भाग से, डॉर्सल पार्ट से जुड़ी पीछे। मतलब किडनी अगर है तो वो सामने से नहीं जुड़ी, कहाँ जुड़ी है, पीछे की तरफ। इसलिए अगर किडनी का पेन भी होता है तो साइड में और पीछे की तरफ होता है, सामने नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है बॉडी के पृष्ठीय भाग से जुड़ी होती है। मतलब अपन इस तरीके से बात करें जैसे अपन आप साइड से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, ये वाली सरफेस वेंट्रल हो गई, अधर हो गई, और ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, ये पृष्ठ हो गई। तो किडनी का जो अटैचमेंट है वो यहाँ पर होगा, ये किडनी जुड़ी होगी यहाँ पर, किस भाग से, पीछे की तरफ, डॉर्सल पार्ट से, पृष्ठीय भाग से जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा किडनी के ऊपर जो एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, आपने सुनी होगी सभी ने, पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जिसको अपन कहते हैं, पेरिटोनियल झिल्ली। ये जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियल झिल्ली होती है, वो आंतरिक अंगों को ढकने का काम करती है, आंतरिक अंगों का आवरण बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो पेरिटोनियम होती है ना, वो किडनी के ऊपर से तो जाती है लेकिन केवल उसके अधर भाग से होकर जाती है, ये किडनी के पृष्ठीय भाग में नहीं होती है। जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये किडनी के, जैसे किडनी यहाँ पर जुड़ी हुई है, जैसे ये इधर पे किडनी जुड़ी हुई है, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ से ऊपर से होकर निकल जाएगी, केवल अधर भाग से होकर निकल जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो किडनी को हम क्या बोल सकते हैं, किडनी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है कि जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम कहते हैं जिसको, या पेरिटोनियल झिल्ली कह सकते हैं, केवल कौन से भाग पर होती है, केवल अधर भाग पर होती है,
ठीक है, पृष्ठीय भाग पर नहीं होती। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, ये रेट्रोपेरिटोनियल संरचना होती है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे देखते हैं। ये तो चलो किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, किडनी के बाहरी संरचना के बारे में, कितना वेट है, कितना जो इसका साइज है, कैसे जुड़ी हुई है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहां से जा रही है। अब अपन बात करते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन किडनी की कवरिंग या आवरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कवरिंग या आवरण के बारे में जो अपन देखें यहाँ पर, देखिए इस तरीके से इसमें सबसे बाहर की तरफ देखो, यहाँ पे किडनी है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी अपन इसके आवरण के बारे में बात कर रहे हैं, कवरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है वो रीनल फासिया है। सबसे बाहर क्या है, रीनल फासिया है। बीच वाली ये जो लेयर है वो है एडिपोज टिश्यू की लेयर। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है और सबसे ये बीच में, ठीक है, जो कि इसमें शॉक एब्सॉर्बेंट का काम करती है, मतलब जो भी शॉक लगेगा, आघात लगेगा, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, शॉक एब्सॉर्बेंट। और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है रीनल कैप्सूल। सबसे अंदर की तरफ क्या है, रीनल कैप्सूल। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस आप देखें इसकी कवरिंग का, इसके आवरण का, तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ रीनल फासिया है, उसके अंदर अगर देखें तो एडिपोज टिश्यू है और उसके भी अंदर की तरफ देखें तो रीनल कैप्सूल है। तो ये इसकी कवरिंग का सीक्वेंस है, ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए तो अब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कवरिंग के बाद अब अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला होता है। ये जो इसका पेरिफेरल पार्ट है, बाहरी भाग है, क्या है, कॉर्टेक्स और बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। इस मेडुला में कई सारे पिरामिड्स होते हैं। ये जो पिरामिड होते हैं इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जो पिरामिड होते हैं ये मेडुलरी पिरामिड है, ये इसको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ये जो पिरामिड है ये मेडुला वाला भाग है ना। बाहर वाला भाग तो क्या हो गया, बाहर वाला भाग तो भाई कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है ना, जो पेरिफेरल पार्ट है, बाहरी भाग है। अंदर वाला ये जो भाग दिख रहा है जिसमें पिरामिड है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड है। और ये भाग कौन सा कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये जो है मेडुलरी, ये मेडुलरी पिरामिड है जो कि 8 to 12 होते हैं, 8 से लेकर 12 तक हो सकते हैं हर किडनी में, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड है। इन मेडुलरी पिरामिड का जो बेस है, जो आधार है, वो तो बाहर की तरफ है। इनका जो शीर्ष भाग है, एपेक्स है, ये जो है इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। ये क्या कहलाता है, रीनल पेपिला। इनका एपेक्स या शीर्ष भाग जो होता है वो रीनल पेपिला कहलाता है। रीनल पेपिला से निकलते हैं माइनर कैलेक्स, इनको हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। ये जो डक्ट जैसे निकले हुए हैं माइनर कैलेक्स है। माइनर कैलेक्स कितने होंगे, जितने पिरामिड है उतने ही माइनर कैलेक्स होंगे, मतलब 8 to 12। ये भी 8 to 12 भी होंगे। 2 से 3 माइनर कैलेक्स मिलकर एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं। यहाँ पर 2 या 3 माइनर कैलेक्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये 3 माइनर कैलेक्स मिले, ये एक मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। यहाँ पर 2 माइनर कैलेक्स मिले, ये एक मेजर कैलेक्स। ऐसे ही 3 से 2 या 3 माइनर कैलेक्स किसमें खुलते हैं, एक मेजर कैलेक्स में खुलते हैं। और जो मेजर कैलेक्स, जैसे ये एक मेजर कैलेक्स हो गया, दूसरा मेजर कैलेक्स हो गया, ये खुलते हैं रीनल पेल्विस में। ये कहां पर, रीनल पेल्विस में। और यूरिनल पेल्विस कंटिन्यू होता है यूरेटर में। और यूरेटर किसमें खुलता है, यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर ये नोच के समान संरचना दिख रही है आपको, एक उभार, अंदर की जो सरफेस होती है, अंदर की जो सतह होती है, किडनी की बाहर वाली सरफेस हो गई, ये अंदर वाली हो गई। इस अंदर वाली सरफेस पर ये जो नोच के समान ये जो उभार होता है, नोच होती है, इसको हम कहते हैं हाइलम। ये क्या कहलाती है, ये हाइलम कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है इस तरह से। ये कॉर्टिकल पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, ग्रेनुलर, दानेदार। अब देखो ये जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का जो पार्ट है ना, ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये तो मेडुला का पार्ट है, लेकिन इसके बीच में कुछ पार्ट जो है कॉर्टेक्स का जो है वो वृद्धि कर जाता है। ये कॉर्टेक्स का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहा जाता है इसको, या इसको हम कहते हैं बर्टिनी के स्तंभ। बेसिकली ये जो रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी है ना, ये किसका भाग है, ये कॉर्टेक्स का ही भाग है, जो किसके बीच में वृद्धि कर गया है, जो कि एक्सटेंड कर गया है, किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में। तो ये मेडुला का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या बर्टिनी के स्तंभ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किडनी का। तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले बाहर की तरफ जो इसका पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है, वो तो क्या है, कॉर्टेक्स है, जो कि ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है। इसके अंदर की तरफ अगर देखें तो मेडुला है, जिसमें मेडुलरी पिरामिड है। भाई मेडुलरी पिरामिड का जो बेस होगा, जो आधारी भाग होगा, वो बाहर की तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ इनका जो एपेक्स है, जो अंदर वाला भाग है, जो शीर्ष भाग है, वो इधर अंदर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला किसमें कंटिन्यू होता है, माइनर कैलिक्स में। 2 या 3 माइनर कैलिक्स मिलकर, माइनर कैलिक्स उतने ही होंगे जितने की पिरामिड होंगे। पिरामिड कितने होते हैं, 8 to 12, तो माइनर कैलिक्स भी कितने होंगे, 8 to 12। इसके बाद जो माइनर कैलिक्स होते हैं वो किसमें खुलते हैं, मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स किसमें खुलते हैं, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस कंटिन्यू होता है यूरेटर के फॉर्म में। तो जहां जिस भाग से किडनी का यूरेटर निकलता है, ये वाला भाग जो आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा नोच होती है, इसमें उभार होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या बर्टिनी के स्तंभ, ये किसका भाग है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर गया है, वृद्धि कर गया है। इसी कॉर्टेक्स के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या बर्टिनी के स्तंभ, ठीक है। चलिए अब अपन यहां पर बोल रहे हैं कि जो यूरेटर होगा, भाई जो यूरेटर है ये किसमें खुलेगा, ये देखिए, जैसे कि यहां पर यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। चलिए यहां से निकला, किडनी से आया, किडनी से ये यूरेटर है, ये किडनी से निकल के क्या आया, यूरेटर। ये यूरेटर किसमें खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुला। अब यूरिनरी ब्लैडर में एक्चुअली बीच में यहां पर ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन इमेजिनरी एरिया है, बेसिकली काल्पनिक है, इमेजिनरी एरिया है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है नहीं। इमेजिनरी एरिया कैसे दिखता है, क्योंकि यहां पर देखिए यूरेटर खुल रहे हैं और यहां पर यूरेथ्रा खुल रहा है, यहाँ पर यूरेटर खुले हैं, यहाँ पर यूरेथ्रा खुल रहा है, तो ऊपर से 2 यूरेटर, नीचे से आया यूरेथ्रा, तो ऐसा ट्रायंगुलर सा एरिया बन जाता है, त्रिकोणीय। तो जो ट्रायंगुलर सा इमेजिनरी एरिया होता है ना, उस इमेजिनरी एरिया को क्या बोलते हैं हम, उस इमेजिनरी एरिया को हम कहते हैं ट्राइगोन। क्या कहलाता है, ट्राइगोन है, तो इमेजिनरी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो मसल्स होते हैं, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, आप देख रहे हो ये जो यूरेटर है वो तिरछी खुलती है, यहाँ ऑब्लिक ओपनिंग देती है, तिरछी खुलती है ना भाई ब्लैडर में। जो यूरेटर होती है वो ब्लैडर में तिरछी खुलती है, ऑब्लिक खुलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्यों तिरछी खुलती है, जिससे कि जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसका बैक फ्लो ना हो, विपरीत प्रवाह ना हो, ठीक है।
तो जो यूरेटर की त्रियक ओपनिंग होती है, क्यों ओपनिंग होती है? मूत्र के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई वॉल्व या कोई कपाट तो होते नहीं, तो हो सकता है कि वापस चला जाए यूरिन, जब ज़्यादा हो जाए यूरिनरी ब्लैडर तो वापस जाने से रोकने के लिए इसकी ओपनिंग कैसी होती है? तिरछी होती है, त्रियक होती है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात कर रहे थे हाँ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, हमने कहा चलो उसमें एक इमेजिनरी एरिया अपन मान लेते हैं कि एक दो तरफ से यूरेटर खुल रही है, एक तरफ से यूरेथ्रा खुल रहा है, तो एक इमेजिनरी सकाल्पनिक एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम ट्राइगोन कह देते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैडर होता है, इसके जो मसल्स होते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं, उन मसल्स को कहते हैं डेट्रूसर मसल। ये ध्यान रखिएगा, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं, वो मसल्स क्या कहलाते हैं? उन मसल्स को हम कहते हैं डेट्रूसर मसल्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो स्ट्रक्चर था। चलिए यहाँ पर, और बाकी जो यूरिथ्रा वाली बात है, ब्लैडर के बाद ये क्या आता है? यूरिथ्रा है। ठीक है, तो यूरिथ्रा जो होता है मेल और फीमेल, अगर मेल में बात करें तो 20 सेंटीमीटर का होता है, और हमें पता है ये मूत्रजनन या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जो यूरिन भी लेकर जाता है और साथ ही साथ सीमेन या वीर्य को लेकर भी जाता है, तो यूरिनरी भी है और जेनाइटल भी है, मूत्रजनन। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो केवल ये 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये किससे रिलेटेड है? केवल मूत्र या यूरिन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करेंगे किडनी के और डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में कि किडनी जो बनी है वो किससे बनी है, तो किडनी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है भाई? नेफ्रॉन। तो आगे जो हम बात करेंगे वो नेफ्रॉन के बारे में करते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं नेफ्रॉन, ये जिसको कहते हैं यूरिनीफेरस ट्यूबुल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूबुल के बारे में। तो देखिए नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं? नेफ्रॉन में यहाँ कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोमेन कैप्सूल। उसके बाद यहाँ पर होती है पीसीटी, के बाद होता है हेनले लूप, ऐसे यू शेप का यू। फिर इसके बाद होती है डीसीटी, डीसीटी के बाद यहाँ पर होती है डीसीटी जो खुलती है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, संग्राहक नलिका। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल जिसको अपन कहते हैं। ये हो गई पीसीटी, या जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है हेनले लूप, ये पूरा ये हेनले लूप है। इसमें ये जो है अवरोही भुजा है, इसकी अवरोही भुजा किसकी? हेनले लूप की, हेनले लूप है। ये जो है हेनले लूप की आरोही भुजा है, एसेंडिंग लिम्ब जिसको कहते हैं हेनले लूप का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित या सम्मिलित नलिका। ठीक है, सम्मिलित या कुंडलित भी कह सकते हो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद यहाँ पर ये जो होता है वो है कलेक्टिंग ट्यूबुल। ठीक है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग ट्यूबुल किसमें खुल जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? संग्राहक है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर नीचे की तरफ एक और डक्ट में खुलती है, जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, या इसी को हम कहते हैं पैपिलरी डक्ट, डक्ट ऑफ बेलिनी और पैपिलरी डक्ट। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स जस्ट बताए हैं, पार्ट्स की और डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आगे डिटेल अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो होता क्या है आप देख रहे हैं, देखिए वोमेन कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल में ब्लड जो आता है, वोमेन कैप्सूल में ब्लड आएगा, ब्लड लेकर कौन आएगा भाई? ब्लड लेकर आएगा एफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अभिवाही धमनिका कहते हैं इसको, एफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब एफेरेंट आर्टीरियोल जो है, ये जो धमनिका है आर्टीरियोल, ये डिवाइड करके कैपिलरी बना देगी इसके अंदर, और ये जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरी क्या कहलाएगी? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की कैपिलरी फिर से आपस में मिलेंगी और फिर से आर्टीरियोल या धमनिका बना देंगी, जिसको हम कहेंगे इफेरेंट आर्टीरियोल। ये क्या कहलाता है? इफेरेंट आर्टीरियोल, या इसी इफेरेंट आर्टीरियोल को हम कहते हैं अपवाही धमनिका, इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या था? यहाँ एफेरेंट आर्टीरियोल है जो कि ब्लड लेकर आएगा, ब्लड फिर कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस में जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मिलकर क्या बना देंगी? इफेरेंट आर्टीरियोल बना देंगी, अपवाही धमनिका बना देंगी। ठीक है, और ये जो इफेरेंट आर्टीरियोल है फिर से डिवाइड होकर फिर से कैपिलरी या केशिकाओं का जाल बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा। जैसे ये कैपिलरी थी, केशिका थी, वैसे ही कैपिलरी का नेटवर्क, केशिकाओं का नेटवर्क जो है वो कौन बनाएगा? इफेरेंट आर्टीरियोल भी बनाएगा। और इफेरेंट आर्टीरियोल जो कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफेरेंट आर्टीरियोल जो कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है, जो इसने कैपिलरी का नेटवर्क पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ बनाया और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भी बनाया, जो पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ इसने नेटवर्क बनाया, ठीक है ना, कैपिलरी का जो नेटवर्क बनाया उसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। वो क्या कहलाती है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी या परिकेशिकीय, परिकेशिका कहलाती है ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। दूसरा, जो कैपिलरी का नेटवर्क हेनले लूप के चारों तरफ बनाया, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। मतलब दोनों ही कैपिलरी के नेटवर्क में, चाहे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हो चाहे वासा रेक्टा हो, बस जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है वो नेटवर्क किसके चारों तरफ है? वो नेटवर्क पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ है। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वासा रेक्टा, वो नेटवर्क किसके चारों तरफ है? तो वासा रेक्टा जो है वो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है। और यहाँ पर आप देखिए, जो एफरेंट आर्टीरियोल होते हैं इनका डायमीटर जो है, व्यास जो होता है वो ज्यादा डबल होता है। किससे? इफेरेंट से। मतलब ज्यादा ब्लड आएगा लेकिन कम यहाँ से जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रेशर किस पर क्रिएट होगा? जो प्रेशर बनेगा, जो दाब बनेगा, वो किस पर क्रिएट होगा? ग्लोमेरुलस पे, क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम जा रहा है, तो अल्टीमेटली प्रेशर किस पर होगा? ग्लोमेरुलस पे। तो क्या होगा? ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ब्लड फिल्टर होकर अंदर आएगा यहाँ पर, और यही जो है बाद में फाइनली यूरिन बनाएगा, मूत्र बनाएगा। वो कैसी मैकेनिज्म है, क्या है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अभी आपको? चलिए तो आगे देखते हैं। देखो जैसे अपने किडनी की बात करी है ना, ये राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे होती है। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। राइट थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि राइट साइड में लीवर आ जाता है यहाँ पर। वैसे किडनी की अगर पोजीशन की बात करें ना, तो किडनी की पोजीशन क्या होती है? किडनी की जो पोजीशन होती है वो T12 से L3 के बीच में होती है। थोरेसिक 12, भाई थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं ना, अच्छी कशेरुक, 12वें नंबर से लेकर नंबर 3 पे नीचे की तरफ नंबर आता है, ऊपर की तरफ थोरेसिक के पीछे क्या आता है? बाकी के पीछे थोरेसिक, जो 12 होते हैं आखिरी वाला थोरेसिक से लेकर, और ये जो
एब्डोमेन उधर के पीछे होते हैं, वो कौन से होते हैं? लंबर होते हैं। लंबर 5 होते हैं, तो 5 तीसरे तक के लेवल पर होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन है। हाँ, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि राइट साइड में ऊपर क्या आ जाता है? लीवर की ये जगह होती है ना। ब्लड जो आता है यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा लेकर आता है, ये इस तरीके से यहाँ से ब्लड आएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ जाता है फिर इनमें जाता है, ठीक है। कौन ब्लड लेकर आया? ये कौन सा एओर्टा था? एब्डोमिनल एओर्टा। एओर्टा ये जिसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। इसी को हम डॉर्सल एओर्टा भी कहते हैं, पृष्ठीय महाधमनी। एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच गई यहाँ पर, ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं, शाखाएं दिख रही हैं, वो क्या है? रीनल आर्टरी, ठीक है, रखिए धमनी, ये रीनल आर्टरी है, ठीक। अब देखिए, किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम रीनल वेन करती है, वृक्कीय शिरा करती है। और ये जो रीनल वेन होती है, ये रीनल वेन खुल जाती है, यहाँ से भी आएगी रीनल वेन, ये इधर से, तो ये रीनल वेन आती है, ब्लड को फिर ले जाएगी हार्ट की तरफ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आ रही है? रीनल वेन, वृक्कीय शिरा आ रही है। और ये किसमें खुल रही है? आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पश्चिमाश्रा, इसमें खुलती है। और ये जो इंफीरियर वेना कावा होती है, ब्लड को किसमें ले जाती है? ये ब्लड को फिर हार्ट में ले जाती है। मतलब टोटल ओवरऑल अगर बात करें ब्लड फ्लो की, देखिएगा ब्लड फ्लो या रक्त प्रवाह की बात करें तो कैसे होता है भाई? हार्ट से आएगा, हार्ट से एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी, भाई रीनल आर्टरी हो गई नहीं, इसके माध्यम से क्या अंदर, ठीक है, रखिए धमनी, इसके माध्यम से अंदर गया। रीनल आर्टरी से क्या बना? इसके डिवीजन से बना एफरेंट आर्टेरियोल, अभिवाही धमनिका। एफरेंट आर्टेरियोल से क्या बना था फिर? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की केशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया था? इफरेंट आर्टेरियोल या अपवाही धमनिका। इफरेंट आर्टेरियोल जो है फिर पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और हेनले लूप के चारों तरफ वासा रेक्टा। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा, और ये दोनों जो हैं फिर रीनल वेन्यूल। वेन्यूल क्या होती है? शिरिकाएं, ठीक है, वृक्कीय शिरिका कह सकते हैं। जैसे ये धमनियों का धमनिका होती है, वैसे शिराओं का शिरिका होती है, ठीक है, क्योंकि रीनल वेन मिलकर क्या बना लेती है? रीनल वेन शिरा बना लेती है, वृक्कीय शिरा। रीनल वेन किसमें खुल जाती है? यहाँ पर देख सकते हैं इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ ले जाती है? वापस से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें ब्लड फ्लो की बात करें, रक्त प्रवाह की बात करें, किडनी में किस तरीके से होता है, तो उसका सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अपन बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की और डिटेल में आगे के लेक्चर में।